एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, भाषा परीक्षण की एक और श्रृंखला को लेकर के हम उपस्थित हैं। आपको निर्देश पढ़ के सुना देते हैं, जो कि आप पहले से इसके बारे में पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि इसमें इस प्रकार में एक अनुच्छेद दिया होता है जिससे संबंधित 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होते हैं ABCD के क्रम में, और जिनमें से एक प्रश्न का जो एक विकल्प जो होता है उस प्रश्न के संबंधित होता है और वो सही होता है, तो इसमें से छांटना। तो निर्देश एक बार पढ़ लीजिए। 61 से लेकर 80 इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ABCD क्रम में दिया गया है। केवल एक उत्तर सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद संख्या 1, यानी जिसको हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, जिसको हम कह सकते हैं दुनिया में पूर्ण कौन है। दुनिया में पूर्ण कौन है, यानी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, यानी सबको सभी चीज़ें नहीं मिली हैं, सबको सभी ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसका अभिप्राय ये है। प्रत्येक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित समझना चाहिए। तो फिर तो जैसे सब में गलतियां हैं कुछ न कुछ, तो एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना एक अनुचित समझना चाहिए कि मतलब ये कार्य उचित नहीं है। जैसा ईसा ने कहा है, जैसा ईसा मसीह ने कहा है, जो क्रिश्चियनिटी के जो एक लॉर्ड या जिनको हम लोग सुप्रीम मानते हैं, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंखों की सहतीर को नहीं देखते। दूसरों को तो सीख देना बहुत आसान काम है, पर अपने ही आदर्शों का पर स्वयं अमल करना कठिन है ना। अगर हम अपने को सुधारने का प्रयत्न करें तो दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इस सिलसिले की में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे आपकी नुक्ताचीनी न छोड़ें तो मेरे मित्र अपनी बुराई की आलोचना सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। तो मेरे मित्र क्या है, अपनी बुराई की आलोचना सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, भले ही दुनिया दिन भर बुराई करती रहे, भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे। देखिए जरा अब इससे संबंधित प्रश्न। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य होता है। क्या शारीरिक दुर्बलता की बात नहीं आई है, सुडौलता संस्कृति की बात नहीं आई है, त्रुटियों की बात यहाँ कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने ही आदर्शों पर चलना आसान है, कठिन है, मूर्खता है, अनुचित है ना। तो अपने ही आदर्शों पर चलना जो है क्या है, ये कोई अनुचित का, जैसे अपने ही आदर्शों पर चलना का अभिप्राय अनुचित से है। आसान है, अनुचित है, मूर्खतापूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, अपने ही आदर्शों पर चलना कठिन है। जो हम किसी दूसरे को जो पाठ पढ़ाते हैं, स्वयं अगर उसी का पालन करना सीख जाएं तो कितना अच्छा है। देखिए फिर कह रहा है नुक्ताचीनी का अर्थ है, नुक्ताचीनी का अर्थ है कमियां, अच्छाइयां, भलाई, गुण, है ना। नुक्ताचीनी का अर्थ है, ध्यान से देखिए, नुक्ताचीनी का अर्थ है कि अगर हम दूसरे की नुक्ताचीनी का मतलब है कमियां, दूसरे की नुक्ताचीनी यानी दूसरे की कमियां तो देखते हैं पर अपनी अच्छाइयों या अपनी बुराइयों को हम नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 63। उचित का विलोम, है ना, उचित का अनुचित विलोम होता है, सीधी सीधी बात है। उचित का विलोम शब्द अनुच्छेद में दिया गया है। अच्छा, वह उचित का विलोम जो अनुच्छेद में दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। उचित का विलोम जो अनुच्छेद में दिया गया है वो आपको ध्यान देना है। तो याद रखिए कि वैसे भी उचित का विलोम जो है आपका अनुचित ही होता है, लेकिन
यहाँ पे अनुच्छेद में भी अनुचित ही दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा सी। अब इसके बाद 65वां प्रश्न है, दूसरों की आँख में तो तिनका देखते हैं, दूसरों की आँख में तो तिनका देखते हैं, इस पंक्ति का भावार्थ है, इस पंक्ति का भावार्थ है अपनी कमियां गिनकर बताना, औरों की अच्छाइयां गिनना, अपनी कमियों को स्पष्टता बता देना और दूसरों की अच्छाइयां बताना, दूसरों की कमियां नजर आना। ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दूसरों की, हम हमेशा दूसरों की कमियां ही देखते हैं, वी आर, है ना, हम हमेशा जो है सी द बैड हैबिट्स ऑफ द अदर पर्सन बट वी डोंट नो व्हाट वाज माइन या व्हाट इज़ माइन, है ना। तो यहाँ पे ये है। अब चलते हैं, आई थिंक आपको ये अनुच्छेद के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। चलते हैं इसके बाद अगला अनुच्छेद समझ लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 2 है, अमेरिका के मशहूर, अगला लिखा है अनुच्छेद संख्या 2 देख लीजिए। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन को एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक़ था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास कुटी में रहते थे, जैसा कि हम काऊ शेड, कैटल शेड बना करके रखते हैं। एक बार जोर से बारिश आने वाली थी, सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वो कुटी में चला जाए, पर ज्यों-त्यों उन्होंने जोर लगाकर खींचना शुरू किया, त्यों बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारी इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अब अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं नहीं लिखना जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों न समझेंगे। ठीक है ना। तो इतना हुआ। अब इससे संबंधित प्रश्न आप समझ लेते हैं। इमर्सन को शौक था किसका? सुअर पालने का नहीं भाई, भैंस पालने का नहीं, कबूतर पालने का नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उनको गाय पालने का शौक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, बछड़े को अपनी ओर खींचने पर वह पीछे हट रहा था, बैठ गया, दौड़ने लगा। अधिकतर ये सभी कार्य जो है होते हैं जब हम एक बछड़े को, हम लोग रूरल या अर्बन एरियाज में रहते हैं तो भी हम ये जानते हैं कि बछड़ा जो है मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, बछड़े को अगर हम खींचेंगे तो वो आसानी से नहीं जाता, वो अपनी ताकत लगा करके पीछे हटने लगता है या बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, बछड़ा पीछे की ओर हटने लगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है आपका, इमर्सन की बूढ़ी नौकरानी। इमर्सन की बूढ़ी नौकरानी ने क्या किया? इमर्सन की बूढ़ी नौकरानी ने क्या किया? इमर्सन की बूढ़ी नौकरानी ने क्या किया? तो बछड़े के मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया, बछड़े को तेज़ी से धक्का दिया, बछड़े को तेज़ी से अपनी ओर की, बछड़े को डंडों से मारना शुरू कर दिया। तो नहीं, उसकी माँ की तरह उसने अपना अंगूठा उसके मुंह में डाल दिया और माँ की जो है ना, इस तरह से जो है माँ का ममत्व पा करके बछड़ा उनकी ओर धीरे से खींचता चला गया और वो शेड में चला गया। गाय का पर्यायवाची होगा गेह, तरी, इंदु, धेनु। तो धेनु होता है कामधेनु, जो कि हमारे पुराणों में भी ये मिलता है। धेनु शब्द का प्रयोग होता है, संस्कृत शब्द भी धेनु है, तो धेनु ही पर्यायवाची हो जाएगा। धेनु मीन्स गाय होता है। प्रेम का विलोम शब्द होगा। प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? प्यार इसका समानार्थी है। निंदा नहीं होगा, नफरत नहीं होगा, घृणा। प्रेम का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो घृणा हो जाएगा, है ना। देखिए, नफ़रत एक उर्दू शब्द है जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत और नफ़रत, मोहब्बत के लिए विलोम शब्द नफ़रत लगेगा, ना कि प्रेम के लिए। प्रेम एक हिंदी शब्द है और हिंदी शब्द के लिए घृणा शब्द ही उसका विलोम शब्द होगा। कई शब्दों के एक निश्चित विलोम होते हैं, है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आपके सामने है, बहुत तेज़ी से आप सभी को हर प्रश्नों के हल बता रहे हैं। एक बूढ़े आदमी के 3 बच्चे थे, वे आपस में अक्सर झगड़ते रहते थे।
वे अपने माता पिता की सलाह पर कोई ध्यान नहीं देते थे, है ना। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया, इन्हें पतली लकड़ी का एक बंडल दिया और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। सभी ने अपनी अपनी ओर से लकड़ी के बंडल को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। तब बूढ़े आदमी ने उन बंडल को खोलने और एक एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। तब उसके बाद उसके यह कहते ही बड़े बेटे ने, तो क्या छोटे बेटे ने ही सारी लकड़ियों को बिना किसी परेशानी के तोड़ दिया। तब बूढ़े आदमी ने अपने बच्चों को बताया कि एकता में बहुत ताकत होती है ना। अगर वे साथ मिलकर रहेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वे आपस में झगड़ेंगे तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। अब देखिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि बूढ़े आदमी के कितने बच्चे थे, तो एक थे, दो थे, तीन थे, चार थे। तो भैया तीन बच्चे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। बूढ़े आदमी ने किसको बुलाया, तो बूढ़े आदमी ने किसको बुलाया, और कोई था नहीं, तो उसके जो है पड़ोसियों का यहाँ जिक्र नहीं आ रहा, बिरादरी वालों का, रिश्तेदारों का जिक्र नहीं आ रहा, बेटों के बारे में यहाँ बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बहुत तेज़ी से हल करेंगे, तेज़ी से बताने का यही अभिप्राय है कि कितनी तेज़ी से आप जो है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है, आपकी जो एबिलिटी है कितनी स्ट्रांग है, कितनी तेज़ी से आप आंसर दे पाते हैं। बूढ़े आदमी ने बच्चों के किस चीज़ के बंडल को दिया, तो कपड़े का बंडल नहीं भाई, ईंट का बंडल, किताब का बंडल, लकड़ी का बंडल होता है, लकड़ी का बंडल उसने दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हानि का विलोम क्या होता है। अहानि कोई शब्द नहीं होता, निरर्थक शब्द है। नुकसान होता है समानार्थी, नुकसान हानि एक ही बात है। भरपाई नहीं होता है। हानि का विलोम होता है लाभ, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। एकता में बल है, चरित्र में बल है, अनेकता में बल है, इसमें से कोई नहीं भैया। इसका ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, एकता में बल है ना। स्कूल वाली एकता मैम का नहीं, यहाँ पे एकता की बात हो रही है ना, यूनिटी इज पावर की बात हो रही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। चौथा अनुच्छेद आपके सामने कुछ देखिए। चौथा अनुच्छेद है कि यूनानियों का जीवन का मूल मंत्र था दृढ़ता के साथ नागरिकता के कर्तव्य का पालन करना। मतलब दृढ़ता के साथ जो सिटीजनशिप है, यानी नागरिकता जो है, एक नागरिक रह करके, देश का नागरिक रह करके जो है उन कर्तव्यों का पालन करना। और उसके बाद सुकरात के समय में यूनान कला और साहित्य में विशेष प्रगति पर था। मूर्तिकार और कलाकार, दार्शनिक और कवि सभी एथेंस को सुंदर बनाने में कार्यरत थे, पर उनमें से किसी को सुकरात जैसा स्नेह और सम्मान नहीं मिल सका, है ना। सभी लोग थे लेकिन किसी को सुकरात जैसा सम्मान किसी को नहीं मिला। उस समय ऐसे एथेंस में अनेक विश्वविद्यालय एवं पाठशालाएं थीं, किंतु उनमें से प्रसिद्ध केंद्र वे ही थे जहां सुकरात विद्यादान करते थे। इन केंद्रों की स्थापना शहर के विभिन्न सड़कों पर करते थे। उन्होंने प्रश्नोत्तरों के द्वारा ऐसी उत्तर प्रणालियों का आविष्कार किया जो आगे चलकर सुकराती शिक्षा पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए इनसे संबंधित प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सुकरात के समय मूर्तिकार, दार्शनिक आदि किसे सुंदर बनाने में कार्यरत थे। अपने आप को गलत है, एथेंस को, यूरोप को, नागरिकों को। तो ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एथेंस को सुंदर बनाने के लिए जो है ये सभी तत्पर थे, उनका शहर था एथेंस। सुकरात के जीवन का मूल मंत्र क्या था। सत्य और अहिंसा, दृढ़ता से नागरिकता के कर्तव्य का पालन करना, परोपकार। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद में बी ऑप्शन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, देखिए 78वां प्रश्न है। बहुत तेज़ी से प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। यूनान किसके समय में कला और साहित्य के विशेष प्रगति पे था। फिलिस्तीनियों के समय में, अंग्रेजों के समय में, मुसलमानों के समय में। भैया सुकरात की बात हो रही तो सुकरात के समय में ही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। अक्सर का समानार्थी शब्द होता है। अक्सर मतलब होता है प्रायः, है ना, जनरली, है ना। तो क्या हो जाएगा,
प्रायतम प्रायः, 2 बार प्रायः आया है, ऑप्शन नंबर ए ही हम मानेंगे, जो पहले आया उसको हम मानेंगे, है ना। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन सीरीज टुडेज क्लास इज, उनके द्वारा प्रश्नोत्तरों द्वारा उत्तर प्रणाली का आविष्कार कहलाया, क्या कहलाया? यूनानी शिक्षा पद्धति, सुकराती शिक्षा पद्धति, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनानी पद्धति नहीं सुकराती पद्धति शिक्षा पद्धति कहलाई। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ एक दमदार क्लास लेकर के पुनः कल उपस्थित होंगे इसी समय, और अब सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।